लिसन हियर बेटा, जो टॉपिक इसके पहले जो मैंने स्टार्ट किया था, एटॉमिक रेडियस, उसी को मैं और एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे यहीं से पूरा एक्सप्लेन कराना है। एटॉमिक रेडियस मतलब टू डिटरमाइन द एटॉमिक रेडियस वी हैव टू कंसीडर द बॉन्डेड फॉर्म ऑफ एटम। मैंने बताया था आइसोलेटेड एटम लोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का, द इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, उसमें वेव नेचर आएगा। बेटा वेव नेचर अगर आता है तो बॉन्ड की लेंथ, जो बॉन्ड रेडियस जो होती है वो कम ज्यादा होती है। तो सिंगल एटम लेके हम लोग एटॉमिक रेडियस नहीं बता पाते। एटॉमिक रेडियस बनाने के लिए हमको बॉन्डेड फॉर्म ऑफ एटम लेना है। बॉन्डेड फॉर्म ऑफ एटम का मतलब क्या होगा, सुनो। दो एटम्स ने बॉन्ड बना लिया ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। बेटा दो एटम ने बॉन्ड बना लिया, दैट इज ए मेटालिक बॉन्ड हो सकता है। दो एटम ने बॉन्ड बना लिया ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। फिर बात आती है सर आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है। तो बेटा एक एटम मेटल हो, दूसरा नॉन मेटल हो तो आयनिक बनेगा। बेटा दोनों के दोनों एटम आपके नॉन मेटल हो तो आपका कोवेलेंट बनेगा। दोनों एटम आपके मेटल हो तो मेटालिक बॉन्ड बनेगा। तो आपने अगर ये बॉन्डिंग कंसिडर करा लिए तो इसके हिसाब से हम बोलेंगे बेटा कि एटॉमिक रेडियस, दैट इज है, एटॉमिक रेडियस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ये जो आपका एटॉमिक रेडियस है, किसी भी एटम का रेडियस निकालना है तो इट मस्ट बी डिवाइडेड, इट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। बेटा वो 4 कैटेगरीज क्या होगा। अगर कोवालेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होता है तो आप बोलना कोवालेंट रेडियस। बेटा अगर मेटालिक बॉन्ड इन्वॉल्व होता है तो आप बोलना मेटालिक रेडियस। बेटा एनसीईआरटी मेटालिक रेडियस को क्या लिखता है, क्रिस्टल रेडियस। एनसीईआरटी क्या लिखता है मेटालिक रेडियस को, क्रिस्टल रेडियस। बाद में आयनिक बॉन्ड को क्या लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए आयनिक रेडियस। हाँ ये भी तो पॉसिबल है। और फोर्थ वाला, ये मैं आपको बता दूंगा बेटा कि वैंडरवाल रेडियस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हम बताएंगे बेटा एटॉमिक साइज जो भी होगी या रेडियस होगा किसी भी एटम का, आपको 4 कैटेगरी में डिवाइड करवाने हैं। कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस और वैंडरवाल रेडियस। कल मैंने आपको ये स्टार्ट भी करवा दिया था एक पहला वाला, दैट इज कॉल्ड एज ए कोवैलेंट रेडियस। तो ये तो पक्का है कि कोवेलेंट रेडियस मतलब कोवेलेंट बॉन्ड हो। कोवेलेंट रेडियस मतलब क्या हो बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड हो। और आप ये भी जानते हो कोवेलेंट बॉन्ड इज ए बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू, कैसे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कल मैंने बताया था ना, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड is the bond formed by is the bond formed by sharing of electrons। आप मेरा पहला वाला वीडियो देख लो बेटा, उसमें मैंने आपको 2 क्लोरीन एटम में शेयरिंग करवा के दिया था, वही है। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे था ना। देखो ये क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस में, फिर ये क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस में। अब ऑक्टेट आने के लिए इसने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसने ये वाले क्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, दोनों में बॉन्डिंग आ गई। तो ये बॉन्ड कैसे बना, शेयरिंग ऑफ दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बॉन्ड आपका क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो इससे क्या हुआ, एटम अंदर अंदर आ गए, अंदर अंदर आना मतलब शेयरिंग हो गया, मतलब बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। तो कोवेलेंट रेडियस को ऐसा देखे जाते हैं। देखिए बेटा ये एक एटम है आपका, इसका न्यूक्लियस ये वाला, ये एक एटम है बेटा आपका, इसका न्यूक्लियस ये वाला। इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को आपने क्या कहते हैं, दिस इज ए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मैं लिख दू, डी ए बी इज कॉल्ड एज ए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये क्या है बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। बेटा क्या मैं इसको इसको बॉन्ड लेंथ बोल सकता हूँ, सर बोलो, क्योंकि वही तो बॉन्ड लेंथ है भाई, यही क्या है, बॉन्ड लेंथ भी है। और इस बॉन्ड लेंथ का मैं अगर आधा कर दूं, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे कर दूं, तो ये क्या बन गया, ये इस बॉन्ड की रेडियस बन गई। ये बॉन्ड क्या था आपका, कोवेलेंट था, तो कोवेलेंट रेडियस आ गया। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, व्हाट इज दैट, कोवेलेंट रेडियस मस्ट बी इक्वल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2 या बॉन्ड लेंथ बाय 2, राइट। कल हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखे थे, अगर आपको याद होगा तो, याद था, क्या था, सर मुझे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लोरीन एटम इज कितना दिए थे बेटा, 0.99 इंटू 2,
9 2 18, 8 कैरी 1, 9 2 18, 8 कैरी 1, बेटा 1.98 एमस्ट्रॉन ऐसा दिए थे। और हमसे पूछा कि सर व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस, व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम। तो क्या करना, बॉन्ड लेंथ जितनी है उसको बाय 2 से डिवाइड करा लो। 0.99 एमस्ट्रॉन इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन, राइट। इतना स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं आपको और दो एग्जांपल दूंगा। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट अप टू हियर। राइट, वेरी गुड। नाउ सी हियर, मैंने आपको जो करा के दिया था ये वाला कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। तो मैं डिस्कस कोवेलेंट की बात कर रहा हूँ। इट इज अ बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा जब हम मेटालिक में आएंगे ना तो मैं आपको मेटालिक का भी डिस्कशन दे दूंगा। आई गिव द डिस्कशन फॉर द मेटालिक आल्सो, राइट। तो फिलहाल में अभी हम लोग कोवेलेंट की बात कर रहे हैं। अब कोवेलेंट देखिए। नाउ व्हाट इज दैट, मैंने बताया बेटा कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू नॉन मेटल्स। हो दोनों के दोनों नॉन मेटल्स होना चाहिए ना, राइट। और इनके बीच की जो बॉन्ड बनेगी तो बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सही है। तो सर इसको डिफाइन कैसे करूंगा मैं, तो बेटा डिफाइन ऐसे कर दूं, यहां से यहां तक इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो व्हाट वी कैन से कोवेलेंट रेडियस, इट कैन बी डिफाइंड एज द half of internuclear distance. Sir, it is defined as कैसे बेटा, half of the internuclear distance of two covalently bonded atom। आप देखिए दोनों एटम आपका कैसा कोवेलेंटली बॉन्डेड था, और इसका आपने आधा कर लिया, इसका आधा कर लिया मतलब सॉरी, इसका आपने हाफ कर लिए। तो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड एज ए कोवेलेंट रेडियस। यही तो एग्जांपल है। अब ऐसा समझो आप कि मुझे एक एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल का दे दिए और मुझसे बोला गया इस H2 मॉलिक्यूल में उसकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस उसकी 0.74 एमस्ट्रॉन है। ये वैल्यू आपको एनसीईआरटी में मिलेगी बेटा, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वैल्यू दी गई है। इसका मतलब क्या होता है मालूम, एक हाइड्रोजन एटम जो आपका नॉन मेटल था बेटा, दूसरा हाइड्रोजन एटम वो भी नॉन मेटल ही होगा। होगा क्या, हाइड्रोजन नॉन मेटल ही है सर। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसकी न्यूक्लियाई, ये इसकी न्यूक्लियाई। बेटा दो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो कैसी बनती है, शेयरिंग से बनती है। और ये मैं यहाँ पे इसकी न्यूक्लिया ए लेता हूं तो इसकी न्यूक्लिया बी है, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 0.74 दे दिया। तो सर क्या आप मुझे कोवेलेंट रेडियस बता सकते हो हाइड्रोजन एटम का, क्योंकि आपने जो कोवेलेंट रेडियस निकालनी है इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा ही लेना है। तो कोवेलेंट रेडियस ऑफ एच एटम, क्योंकि वो मॉलिक्यूल था ना बेटा, H प्लस एच से आपने मॉलिक्यूल बनाया, अब आपको आधा लेना है। दैट इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितनी, जितनी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है बाय 2 करा लो, 2 3 6 7.37 एमस्ट्रॉन इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। आ रहा बेटा समझ में। अगर मैं आपसे ये सब करा दूं, दो एग्जांपल Cl2 का हो गया, ये एग्जांपल आपके इसका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हो गया बेटा, यहाँ से एक छोटा सा नोट हमको समझ में आता है। क्या, सुनो, अगर किसी भी एटम की जो एक्चुअल रेडियस होती है, एक्चुअल रेडियस मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूं वो शेयरिंग कराया या वो आयनिक बनाया,
या एनायन बनाया, इससे मतलब नहीं है, सिर्फ सिंगल एटम है बेटा, सिर्फ क्या है, सिंगल एटम है, राइट बेटा। अगर सिंगल एटम है तो सिंगल एटम को अगर आप किसी इसके कोवेलेंट रेडियस से अगर आप कंपेयर कराते हो तो थोड़ा सोचो बेटा। कोवेलेंट रेडियस करवाने के लिए एटम की शेयरिंग हो गई, शेयरिंग हुआ, एटम अंदर गया, उसकी एक्चुअल रेडियस तो ये थी जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, लेकिन अब शेयरिंग करने से रेडियस देखो थोड़ी अंदर आ गई, छोटी हो गई। इसका मतलब हमेशा याद रखना बेटा, एक्चुअल रेडियस ऑफ द एटम इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। ये पॉइंट बुक में तो नहीं है, ये बेटा मैं छोटा सा मेरा एक एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये अगर आपको समझ में आता है इसकी ये पकड़ के, तो चीजें बाकी की अपने आप जुड़ते जाएगी और समझ में आते जाएगा। मतलब आप समझो मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, एटम है हाइड्रोजन का, और उस हाइड्रोजन की एटम की अगर मैं रेडियस निकालता हूँ किसी भी मेथड से, हमारे पास आजकल इतनी डेवलप टेक्नोलॉजी है बेटा, आपको मॉलिक्यूल बना के निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप टेक्नोलॉजी से निकाल सकते हो विद द टेक्निक एंड ऑल। तो बेटा हाइड्रोजन एटम की अगर एक्चुअल रेडियस निकालते हो ना, उसकी एटम की रेडियस होती है 0.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी? 0.4 एंगस्ट्रॉम। लेकिन वही हाइड्रोजन एटम जब मॉलिक्यूल बनवाने जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन इसको, उसके इलेक्ट्रॉन उससे लेके शेयरिंग करा के अंदर चले गया। बेटा अंदर गया मतलब शेयरिंग हो गई, शेयरिंग होगी तो अब उस हाइड्रोजन एटम की क्या रेडियस 0.54 आएंगी या बढ़ के आएगी कि कम आएंगी? ऑब्वियसली उससे कम आएंगी। कितनी आई? 0.37। समझ में आया? वैसे ही किसी भी टेक्निक से आप अपने क्लोरीन साहब की एटम की साइज निकालो, एटॉमिक रेडियस निकालो। क्लोरीन की एटॉमिक रेडियस होती है बेटा दैट इज, ये तो 0.99 अब बॉन्डिंग कराने के बाद की है, एक्चुअल देखा जाए ना इससे बढ़ के आती है। हाँ बेटा 0.2 ले लो या 0.21 ले लो या 0.22 ले लो, ये एक्चुअल एटम की है। लेकिन वो क्लोरीन एटम आपका जब इन्वॉल्व करेगा बॉन्डिंग में, शेयरिंग करेगा, तो शेयरिंग करने से करीब आ जाते, करीब आने से उसकी एटम की साइज एक्चुअल कोवेलेंट रेडियस से, एक्चुअल एटॉमिक रेडियस से कम हो जाती है। तो हमारी क्लोरीन की एक्चुअल साइज थी 0.22, लेकिन शेयरिंग कराने से उसकी साइज कम हो गई है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा बेटा, कोवेलेंट रेडियस कैन बी सीन फॉर द एटम विच इन्वॉल्व इन ए कोवेलेंट बॉन्ड and covalent radius can be seen for the both the atom are the non-metal। तो ये क्लोरीन दोनों नॉन मेटल थे, कोवेलेंट रेडियस, हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल थे, तो हाइड्रोजन भी दोनों नॉन मेटल होने के कारण कोवेलेंट रेडियस। लेकिन किसी बच्चों को ऐसा डाउट आ रहा या नहीं आ रहा आई डोंट नो, पर मुझे तो ऐसा डाउट आ रहा, सर ये दोनों नॉन मेटल तो सेम है, राइट सर, होमोमोलिक्यूलर। बेटा ये दोनों नॉन मेटल सेम है, यस सर, होमोमोलिक्यूलर। व्हाट इज ए होमोमोलिक्यूलर? बेटा मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ टू एटम एंड बोथ द एटम आर द सेम। अरे देखो Cl दोनों एटम सेम है और इससे मिलने वाला मॉलिक्यूल Cl2, होमोमोलिक्यूलर। दोनों मेटल नॉन मेटल सेम है तो मिलने वाला मॉलिक्यूल होमोमोलिक्यूलर। अगर सर ऐसा कुछ हो जाए, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन ना, दोनों भी नॉन मेटल है ना लेकिन डिफरेंट नॉन मेटल है, ऐसे केसेस में हम कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे? ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आईआईटीज में पूछे जाते हैं। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया है, एग्जांपल नहीं दिया है, तो डोंट वरी बेटा, सुधीर सर के नोट्स में आपको वो वाले भी मिल जाएंगे। आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट अप टू हियर। सी बेटा अपर पार्ट आप देख नहीं पा रहे थे, अभी फिर से मैं एडजस्ट करा लिया कैमरे को, देखिए कोवेलेंट रेडियस कैन बी डिफाइंड एज half of the internuclear distance of two covalently bonded atom। अगर ये दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम है, इसका आधा कर लो जो आएगा कोवेलेंट रेडियस। ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, दोनों एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड था, दोनों को आधा कर लिया जो आएगा कोवेलेंट रेडियस। सो इट इज अ हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम कॉल्ड एज ए कोवेलेंट रेडियस। एग्जांपल अपन Cl2 मॉलिक्यूल को देख लिए और अपने H2 मॉलिक्यूल को देख लिए। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कोवेलेंट रेडियस को एक्चुअल रेडियस से कंपेयर करो तो एक्चुअल रेडियस की वैल्यू कोवेलेंट से बढ़ के रहती है क्योंकि वो सिंगल एटम है। लेकिन जब कोवेलेंट रेडियस निकालते हो तो क्या वो एटम आपका एटम रहा? नहीं सर,
वो एटम बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, वो एटम बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया। और एटम जब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाती है। शेयरिंग के कारण एक्चुअल साइज से साइज थोड़ी छोटी हो जाती है। Cl2 का एग्जांपल देखे हमने और H2 का भी एग्जांपल देख लिए, राइट। नाउ आई वांट टू गिव सम मोर एग्जांपल्स जहां पर मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा बेटा यहाँ पर कि डिफरेंस कैसे देखी जाती है। इज इट क्लियर? चलो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे अभी आपको, ये सारे एग्जांपल्स कैसे थे? होमोमोलिक्यूलर के थे। H2 मतलब सेम एटम मिला के जो मॉलिक्यूल बनता है, इट इज द एग्जांपल ऑफ होमोमोलिक्यूलर। बेटा Cl2 जो बना है दोनों एटम सेम थे, तो आई शुड से दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ होमोमोलिक्यूलर। बेटा ये दोनों एग्जांपल मैंने होमोमोलिक्यूलर के एग्जांपल्स दिए हैं। अब आप एक काम करेंगे, थोड़ा सा हेटेरो मॉलिक्यूलर की भी एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि दोनों भी एटम नॉन मेटल तो हो गए, लेकिन दोनों नॉन मेटल आपके सेम नहीं हो गए। दैट एग्जांपल आई वांट टू गिव फॉर यू। चलो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्या बेटा, जब भी कोई एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से शेयर कराता है तो क्या होगा, वो एटम दूसरे एटम के अंदर में चले जाएगा और अंदर में जाने से उसकी एक्चुअल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगी। एक्चुअल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का कम होना मतलब ऑब्वियसली बेटा रेडियस तो कम होगी ना, इसलिए तो मैंने क्या लिखा है सर, एक्चुअल रेडियस कोवेलेंट से बढ़ के होती है, कोवेलेंट कम हो जाती है, राइट। और ये सारे एग्जांपल मैंने आपको किसके दिए? होमोमोलिक्यूलर के एग्जांपल्स दिए हैं। बेटा वी विल सी नाउ सम एग्जांपल फॉर हेटेरोमोलिक्यूलर। हेटेरोमोलिक्यूल के एग्जांपल्स भी देखेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा। देखो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको इतना डिटेल करना है कि कहीं छूट ना जाए। आई मीन ऐसे कुछ क्वेश्चंस कंसेप्चुअली अगर छूट जाते हैं तो वो छूटना नहीं करके लिए मैं सारा पॉइंट यहाँ कवर करा के दे रहा हूँ, राइट। चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा हेटेरोमोलिक्यूलर के। लेट अस से एग्जांपल ऑफ हेटेरोमोलिक्यूल आप ले लो H2 और HCl ले लो, क्योंकि H2 होने के बाद विल गो विथ HCl का एग्जांपल लेंगे आप। HCl का एग्जांपल लेने के लिए मुझे एक एग्जांपल देना पड़ेगा। नाउ आई विल टेक द एग्जांपल फॉर कोवेलेंट रेडियस ऑफ हेटेरो मॉलिक्यूल। मतलब दोनों के दोनों एटम कैसे हो, नॉन मेटल हो। आर एबल टू सी बेटा, क्या ऊपर का पार्ट दिख रहा है? वेरी गुड, दिख रहा है ना, वही। नाउ हेटेरो एटम बेटा, यहाँ पर हेटेरो एटम्स क्या है कि एक पहला वाला नॉन मेटल, दूसरा वाला भी नॉन मेटल, लेकिन दोनों के दोनों कैसे हो, डिफरेंट हो। डिफरेंट हो मतलब कैसे, लेट मी टेल यू वन एग्जांपल देके जाऊंगा। हेटेरो मॉलिक्यूल मतलब मैं ले लूं बेटा यहाँ पर ए बी इज द हेटेरो मॉलिक्यूल है। हेटेरो मॉलिक्यूल मतलब एटम एक ए होगा, ये भी नॉन मेटल है, दूसरा एटम बी होगा बेटा, ये भी नॉन मेटल है, लेकिन दोनों के दोनों नॉन मेटल कैसे हैं, डिफर है। तो आप यहां से जब यहाँ पे जाओगे, इट इज द रेडियस ऑफ एटम ए होता है, और यहां से यहाँ पे एक्चुअल जाओगे तो रेडियस ऑफ एटम बी होता है। हाँ बेटा, रेडियस ऑफ एटम ए आ गया, रेडियस ऑफ एटम बी आ गया। अब जब इनकी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करा लिए, तो ड्यूरिंग द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एटम ए और एटम बी के बीच में शेयरिंग हो गई। तो आप देखिए बेटा, ये शेयरिंग ऑफ बॉन्ड तो हो गई है, तो मैं बोलूंगा ये न्यूक्लियर ए का है, ये न्यूक्लियर बी का है। अब मुझे इन दोनों की रेडियस निकालनी है, तो इन दोनों की रेडियस कैसे निकालेंगे? और अगर निकाला भी है तो ऐसे केसेस में हम लेंगे कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम ए प्लस रेडियस ऑफ एटम बी। ऐसा ले सकते हैं क्योंकि एटम आपका आपका कैसा है बेटा, हेटेरो एटम है, राइट। तो ये जो होता है हेटेरो एटम्स, ये कैसे बताएंगे बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए एंड बी, मतलब ये बताने के लिए इट विल डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो सर मैं आपको यहाँ लिखाना चाहूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल है। तो ऐसे इसमें जो आप निकालते हो ना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, तो इसको हम बताएंगे सर इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। अब ये क्या है,
आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, राइट। अगर मैं अभी ये वैल्यू के बारे में बात नहीं भी करूं तो मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दे दूं, वो एग्जांपल से आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। लेट अस से बेटा मेरे मेरे पास जो एग्जांपल दिया है, एक है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। तो मैं बताऊं, मेरे पास एक CH4 का मॉलिक्यूल है। बेटा CH4 के मॉलिक्यूल में आप देखो मेरे पास कितने CH के बॉन्ड है, ध्यान से देखिए, 4 CH बॉन्ड है। तो ये CH4 के मॉलिक्यूल में अगर मैं CH की बॉन्ड लेता हूँ, CH4 में मैं ऐसा लेता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, राइट, एक ये दे दिया, समथिंग वैल्यू है बेटा। और एक दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं C2H6 करके, ये तो CH4 हो गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं C2H6। आप जानते हो C2H6 को ऐसे लिखे जाते हैं, C2H6 को ऐसे लिखे जाते हैं, राइट। ये इथेन है बेटा। और इस C2H6 में आप देखो CH के 3+3 6 बॉन्ड है, लेकिन CC का एक ही बॉन्ड है, और CC का मैंने बॉन्ड लेंथ लेना है। अब ये वैल्यू जो बुक में दी गई है वही वैल्यू मैं लिख के दे दूंगा। पहली वाली वैल्यू दी है 1.14 और सेकंड वाली वैल्यू है बेटा 1.54। पहली कितनी बेटा 1.14 और सेकंड वाली वैल्यू है 1.54, राइट। अब इनमें आपको क्या निकालना है, कोवेलेंट रेडियस निकालना है। किसकी बेटा, हाइड्रोजन की कोवेलेंट रेडियस निकालना है। मतलब ये सवाल पूरा ऐसा ही है, ये सवाल ऐसा ही है, मतलब ये क्वेश्चन दिया है आपको कैसे। CH4 ये ऐसे रहता है, जिसमें CH की बॉन्ड लेंथ 1.4 है, 14 है, और ये C2H6 है, ये ऐसे रहता है, इसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.54 है। और हमसे पूछा है कैलकुलेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये सवाल सॉल्व करने के लिए ये कंसेप्ट लगाना है। कैसे, थोड़ा सोचो बेटा आप भी, देखो कैसे लगाओगे। ये सवाल कराने के लिए आपको ये वाला कंसेप्ट लगाना है। कैसे, देखो बेटा, आपको ये डी मैं सवाल दे रहा हूं, ये जो डी है ए और बी, मैं यहां पर CH कर दूं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ C प्लस रेडियस ऑफ H हो जाता है। सही बात है ना। अगर ए बी आप डिफरेंट एटम लेते हो तो रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, अभी यहाँ पर ए और बी को मैं CH ले लिया तो रेडियस ऑफ C प्लस रेडियस ऑफ H होना चाहिए ना, राइट। बात आती है रेडियस ऑफ H तो निकालना है, रेडियस ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे, रेडियस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, और ये आपको गिवन डाटा दिया है। सोचो बेटा इस गिवन डाटा से आप कैसे निकाल सकते हो, कोई आइडिया, कोई आइडिया भाई। कोई आइडिया आ रहा है। मैं एक बात बताऊं, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस CH की वैल्यू आपके पास दी गई है, कितनी सर, 1.14। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन निकालना है बेटा, रेडियस ऑफ कार्बन को उठाना है, कैसे उठाओगे बेटा, ये एक एटम है, ये भी एक एटम है, ये दोनों एटम्स कैसे हैं, नॉन मेटल की मेटल, बोलो नॉन मेटल है। बेटा ये दोनों सेम है कि डिफर है, सेम है। सर आपने बताया था सेम नॉन मेटल हो होमो मॉलिक्यूलर होते हैं, और इनकी अगर आपको रेडियस निकालनी है तो क्या होगा बेटा, जो इनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, सर मैंने अभी अभी बताया था इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड एज ए बॉन्ड लेंथ। तो ये दिया है तो मैं यहां से ऐसे कर दूं, रेडियस ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ DCC/2, क्योंकि यही तो उसकी बॉन्ड लेंथ है, कितनी है 1.54/2, कितना आ रहा बेटा 0.7, 14.7, ये वैल्यू आपको रेडियस ऑफ कार्बन आ रही है बेटा, 0.77 डाल दो कार्बन की वैल्यू, और अब आप निकाल लो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1.14 माइनस 0.77, कर लो बेटा, कितना आएगा, यहां पर आएगा 4 3 7, 0 हो गए,
ले लो 10 हो जाता बेटा, सही बात है ना। -7 ये आ गया 3, राइट। 7 + 3 क्या हो गया, ये तो 7 हो गए, राइट। 4 1, अभी कितना आ रहा बेटा 0 10 3, बराबर है ना। 10 11 1.1 0.37 इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोलो बेटा इस केस में मैंने किया क्या है, मैंने कंसेप्ट नंबर 2 लगाया है कि द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू डिफरेंट एटम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम ए प्लस रेडियस ऑफ एटम बी। तो ये सवाल मैंने क्यों करवाया, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जांपल है कि दोनों के दोनों नॉन मेटल तो हो, लेकिन अगर डिफरेंट नॉन मेटल आ जाए, अगर डिफरेंट नॉन मेटल्स आ जाए, तो बेटा इन डिफरेंट नॉन मेटल से, डिफरेंट नॉन मेटल है ना आपका ए और बी से, जो आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लेके वो हाफ कराते हो, वो कराने का यही मेथड है। क्योंकि आपको सबसे पहले रेडियस ऑफ ए निकालना है बेटा, फिर रेडियस ऑफ बी निकालना है, और फिर उसकी वैल्यू हाफ कराना है। तो आपको या तो रेडियस ऑफ ए ले लो, रेडियस ऑफ बी ले लो, सम अप करा लो, तब जाके आपको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आता है। तो ये अच्छा सा एग्जांपल है जो हमको बताता है कि दो अगर नॉन मेटल डिफरेंट हो जाए तो ये एक वन ऑफ द मेथड है, वन ऑफ द मेथड है। और बहुत से मेथड है, पर आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आई वांट टू गो विद सम मोर एग्जांपल्स। बेटा इसके साथ अगर आपको ये दोनों नॉन मेटल दिए हैं, तो मैंने तो ये कैसे दे दिया, अगर आपको एक मॉलिक्यूल का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दे दिया, दूसरे का दे दिया, तो ये मेथड लगा के करा सकते हो। लेकिन ये सब करने के लिए बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। तो साइंटिस्ट है, एक का नाम है स्टेवनसन और एक का नाम है शूमेकर, दोनों दोस्त हैं। तो दोनों ने सोचा सुधीर सर के बच्चों को ऐसे न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, तो चलो एक काम कर देंगे, सुधीर सर के बच्चों को अपन एक आसान सा फॉर्मूला दे देंगे, और वो आसान सा फॉर्मूला लेके सुधीर सर भी खुश और उनके बच्चे भी खुश, और उनको कभी तकलीफ भी नहीं होगी। सर ये ऐसे प्रॉब्लम आए तो हम तकलीफ में क्यों जाए। तो उन्होंने एक आपके लिए फॉर्मूला दिया है। एक्चुअली वो चाहते थे कि मेरे स्टूडेंट्स किसी को प्रॉब्लम फेस ना हो, इसलिए उन्होंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया, और फॉर्मूला मैं अभी आपको देना चाहूंगा क्या है। बेटा ऐसे केस में इनका नाम है स्टेवनसन एंड शूमेकर, इनका नाम है भाई ये। अब आप बोलोगे शूमेकर मतलब जूते बनाने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका नाम वैसा है। तो स्टेवनसन और शूमेकर ने फॉर्मूला दिया है, शूमेकर्स फॉर्मूला, व्हाई, टू कैलकुलेट द कोवेलेंट रेडियस ऑफ द हेटेरो मॉलिक्यूलर एटम्स। मतलब जो मॉलिक्यूल आपके डिफरेंट एटम से बने हैं, उनकी आपको रेडियस निकालने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, क्या है देखिए, डी ए बी इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। ये तो आप जानते हो, मैंने अभी भी लिखा था। वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करा लो, सही है। माइनस ऑफ 0.09 इन द ब्रैकेट एक्स ए माइनस एक्स बी। अब ये कंसेप्ट कब लगेगा मालूम, जब बच्चा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पहचान करेगा तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपका ये क्या है, तो आप बोलना डी ए बी इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये तो आप भी समझ गए, मैं भी समझ गया। बेटा ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू हेटेरो एटम्स, क्योंकि एटम ए और बी दोनों अलग अलग है। आर ए क्या है, तो आपने बोलना ये कोवेलेंट रेडियस है, किसका, बेटा आर बी क्या है, तो आप बोलना ये भी कोवेलेंट रेडियस है। सर किसका, बेटा एक्स ए क्या है, तो बोलना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। ये वैल्यू दी होती है बेटा, मैं आपको बता दूंगा कब करना कैसे करना इसी चैप्टर में। और एक्स बी क्या होती है, ये भी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। बेटा ये ए और बी वैल्यू हमको मालूम होना चाहिए, और मालूम भी होगी, पीरियोडिक टेबल में बता दूंगा। ये सॉल्व करा लो, जो वैल्यू आएंगी, जो वैल्यू आएंगी आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो आर ए प्लस आर बी करा लो, माइनस ऑफ दैट वैल्यू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो जाएगा। ये तो ये वैल्यू आ गई, ये मालूम है, इन दोनों में से एक की वैल्यू दे देगा, दूसरी की वैल्यू पूछ लेगा। तो बेटा वही था ना मैंने जो बताया, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ दे दे, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ दे दे, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ की वैल्यू यहाँ डालो, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ से कार्बन का रेडियस निकाल लो, हाइड्रोजन की रेडियस डाल दो, हाइड्रोजन की रेडियस निकालना है, और वैल्यू को कर लो सॉल्व, आपको आंसर आ जाएगा।
लेकिन ये सब करवाने के लिए उतने अच्छे से उन्होंने क्या कर दिया, स्टेफनसन और शूमेकर ने एक फॉर्मूला ही बना के दे दिया। क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू हेटेरो एटम मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Ra प्लस Rb माइनस 0.09 इन द ब्रैकेट Xa माइनस Xb। Xa क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए है, और Xb क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी है। राइट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका सर। इसका मतलब देखिए बेटा, ये स्टेफनसन और शूमेकर का फॉर्मूले से एक क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं आईआईटी मेंस लेवल में, इवन नीट में भी। कैसे, देखिए, कैलकुलेट द कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन। आपको कार्बन की कोवेलेंट रेडियस निकालनी है बाय यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब जगह यहां नहीं थी, मैंने ऊपर करा दिया। कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ CCl4 में 1.71 एंगस्ट्रॉन है। मतलब ये आप एटम ए पकड़ लो, ये बी पकड़ लो, बेटा ए बी की वैल्यू 1.71 दे दिया। फॉर्मूले में ए बी है सर, वेरी गुड। क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ Cl2 में 1.98 है, अच्छी बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन 2.5 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन 3 करके दे दिया। सर ये फॉर्मूले से आपको कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन निकालनी है, राइट। मैं ऐसे कर दूं, ये वाली वैल्यू, बेटा ए और बी में बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू कौन सी है। अगर आप देखिए कार्बन क्लोरीन 1.71 है, तो अपन ऐसे कर देंगे, कार्बन क्लोरीन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस 0.09 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन पकड़ लो माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। देखो ना बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की बड़ी है और कार्बन की छोटी है। तो अब आपको ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ दिया है 1.71, डाल दो बेटा। कार्बन का रेडियस निकालना है, यस सर। बेटा क्लोरीन का रेडियस देखो यहां दिया है, सर मैं ऐसे लिखूं, रेडियस ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2, क्योंकि दो क्लोरीन दोनों के दोनों नॉन मेटल होमोमोलिकुलर है, तो हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 2 9 वैल्यू पकड़ के यहां डाल दो 0.99 माइनस 0.09 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन 3 कार्बन 2.5 सॉल्व कर लो, रेडियस ऑफ कार्बन अप्रोक्सीमेट 0.77 एंगस्ट्रॉम आता है। सॉल्व कर लो बेटा, आंसर यही आता है। मतलब मैंने आपको कोवेलेंट रेडियस का होमोमोलिकुलर तो बता दिया बेटा, साथ में मैंने आपको उसके हेटेरोमोलिकुलर की भी एग्जांपल करा के दिया। पहला डायरेक्ट, बाद में स्टेफनसन और शूमेकर अंकल ने जो फॉर्मूले दिए उससे भी करा दिया। ठीक है, देख लो बेटा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। बेटा नाउ मैंने जो आपको करा के दिया कोवेलेंट रेडियस, अब कोवेलेंट रेडियस में आपने होमोमोलिकुलर केस 1 भी देखा है और हेटेरोमोलिकुलर केस 2 भी देखा है, और हेटेरोमोलिकुलर केस 2 के लिए आपको यही स्टेफनसन और शूमेकर अंकल के फॉर्मूलेस काम आने वाले हैं टू फाइंड आउट द कोवेलेंट रेडियस ऑफ एनी एटम गिवन इन द हेटेरोमोलिकुलर और हेटेरोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी, तो मैं ये जो आपको पढ़ा दिया था इसका छोटा सा कंक्लूजन भी पकड़ लो बेटा। क्या है, सुनो। कंक्लूजन ये है कि जब भी आप कोवेलेंट रेडियस की बात करते हो तो बेटा उसमें आपके दोनों के दोनों एटम कैसे होना चाहिए, बेटा दोनों के दोनों एटम आपके नॉन मेटल होना चाहिए, और नॉन मेटल होने से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कैसा होता है, द बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इट इज अ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा हो सकता है कि मेरे पास एक केस 1 आ जाए कि दोनों के दोनों नॉन मेटल सेम हो, है ना, दोनों के दोनों नॉन मेटल मेरे सेम हो, तो ऐसे केसेस में जो कोवेलेंट रेडियस निकालनी है जिस एटम की, Cl की, it is the half of the internuclear distance by the two। ऐसी करना है ना बेटा, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय द टू। क्यों, क्योंकि ये केस 1 में क्या है, बोथ सेम नॉन मेटल्स थे, दोनों के दोनों नॉन मेटल कैसे हैं बेटा, सेम है। यही बात है ना, देख लो बेटा, ये कंक्लूजन है जो मैंने आपको पढ़ाया है। व्हाट इज द कंक्लूजन वी डिड बेटा, कि दोनों के दोनों नॉन मेटल सेम थे, तो रेडियस ऑफ दिस द नॉन मेटल रेडियस ऑफ द एटम इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। लेकिन केस 2 आपका क्या था बेटा, केस 2 बोथ
डिफरेंट नॉन मेटल्स थे। नॉन मेटल तो है लेकिन दोनों के दोनों कैसे हैं, डिफरेंट नॉन मेटल्स होते हैं। बेटा डिफरेंट नॉन मेटल का एग्जांपल मैंने एच और सी एल लिया था। तो अगर मुझे इसमें किसी ही कोवेलेंट रेडियस निकालना है तो मुझे किसका बेटा, स्टेवेंसन अंकल का और शूमेकर अंकल का फॉर्मूला यूज करना है। कैसे, दैट इज ए डी ऑफ एच सी एल इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ एच प्लस रेडियस ऑफ सी एल, राइट बेटा। दैट इज दोनों की रेडियस की वैल्यू लेके माइनस कराना है 0.09 से इनटू ब्रैकेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। ये दोनों वैल्यू दे के होते हैं, ये दोनों दिया तो ये वैल्यू आ गई। बेटा ये वैल्यू दे दी, इन दोनों में से एक वैल्यू देता है और दोनों वैल्यू दिया तो सॉल्व करा लो। नहीं तो आपको ये दे दिया बेटा, ये दे दिया तो दिस कंप्लीट टोटल वैल्यू माइनस ये प्लस करा लो तो आपको जो आएगा दैट इज द सम ऑफ दिस टू। पर एक्चुअल में सारी वैल्यू देता है सिवाय ये या एक छोड़ के, तो आपको रेडियस ऑफ एटम निकालना आ जाएगा। फॉर केस टू, ये किसके लिए था बेटा, हेटेरो मॉलिक्यूलर, राइट। बेटा ये था कंसेप्ट आपका हेटेरो मॉलिक्यूलर का और ये कंसेप्ट था आपका होमो मॉलिक्यूलर का। तो देखिए टॉपिक देखा जाए तो 10 मिनट का टॉपिक है, लेकिन सुधीर सर ने बेटा इस 10 मिनट के टॉपिक को आपको नियरली एक 1 आवर के ऊपर लिया है। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं इसमें से नीट में और आईआईटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने अभी इतनी चीजें दे दिया है बेटा, कंफ्यूजन का कहीं नाम ही नहीं रहेगा, राइट। ले लो स्क्रीनशॉट बेटा इसका, वेरी गुड। अब आपका हो गया कोवेलेंट रेडियस के बाद द सेकंड टर्म इज दैट मेटालिक रेडियस, याद है, डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज में। अब कौन सा आ गया बेटा आपका, मेटालिक रेडियस। अब मेटालिक रेडियस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है रियली, क्यों मालूम, बुक में इतनी चीजें नहीं है बेटा, उतने एग्जांपल्स या उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। द सेकंड कंसेप्ट अभी आपका आ रहा है दैट इज अबाउट मेटालिक रेडियस। तो एक बात तो तय है कि दोनों एटम्स तो मेटल के ही होंगे, ये तय है बेटा। व्हाट इज दैट, बोथ द एटम्स आर मेटल, मतलब दोनों एटम के बीच की बॉन्डिंग, बोथ एटम्स, ना, द एटम, द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन बोथ द एटम इज द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन बोथ द एटम्स। हाँ बेटा दोनों एटम के बीच की बात कर रहा हूं। द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन बोथ द एटम्स आर मेटालिक बॉन्ड। सर ये मेटालिक बॉन्ड बनते कैसे हैं, तो चलो भाई इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सर हमने क्या किया, एक मेटल का शीट लिया है, वेरी गुड। ये क्या है बेटा, एक मेटल की शीट है, आप जानते हो ना मेटल की शीट, अच्छी बात है। ये मेटल की शीट में ऐसा देखा गया है, ये मेटल के एटम एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं। ये क्या है बेटा, मेटल के एटम है ना, ये सब क्या है, मेटल के एटम से इस तरह से एक दूसरे को जुड़े हुए हैं। ये मेटल के एटम एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, वेरी गुड सर। अब देखो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, यहाँ पे ये मेटल के एटम एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं। अगर आप इस किसी भी मेटल के एटम को थोड़ा सा ऐसा जूम करके देखते हो, जूम 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 करके देखते हो, तो सर जूम करने के देखने के बाद हमको ऐसा दिखा गया है, कैसा, ये एक्चुअली ये जूमिंग नहीं है बेटा, इस थ्योरी का नाम है, इस थ्योरी का नाम है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल थ्योरी। ये ऐसा इलेक्ट्रॉन सी मॉडल थ्योरी इसका नाम है। अगर मैं बच्चों को ऐसे बोलूं तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते क्या है। अगर इसी चीज को मैं थोड़ा अलग अंदाज से बोलूं कि बेटा इसको आप जूम करके देखो, ऐसा लगाओ माइक्रोस्कोप या कुछ तो भी ऐसा जूम करके देखो, तो आपको कुछ ऐसा दिखता, कैसा, मैंने आपको बताया था, कभी तो भी बताया होगा, नहीं तो अभी फिर रिपीट कर रहा हूं। बेटा मेटल का मतलब जिसके सर पे पॉजिटिव चार्ज हो वो मेटल है। लेविजर अंकल ने क्या बताया था, क्या मेटल कौन से एलिमेंट को पकड़ो पत्थर पे छोड़ो टन की आवाज क्या, तो मेटल लेविजर अंकल ने बताया था। सुधीर सर क्या बताते हैं, किसी भी एटम के सर पे पॉजिटिव चार्ज का आना मतलब वो मेटल है। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा बेटा, जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों लूज करेगा, स्टेबिलिटी गेन कराने के लिए। तो बेटा ये मेटल है ना, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और लूज करने से सर पे एक पॉजिटिव लेता है, तो मैं ऐसे बोल दूं एक पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन गया बाहर। थोड़ा छोटा बना ले भाई, बोर्ड छोटा तो डायग्राम भी छोटा। अब देखो मैं इसको कैसे करा रहा हूँ। बेटा एक मेटल का एटम है
उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और सर पे पॉजिटिव चार्ज लेके बैठ गया। आप ये मत बोलना कि ये न्यूक्लियस है, ना 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 ना, एक ऐसा बड़ा सा पॉजिटिव स्फीयर है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। फिर दूसरा वाला भी मेटल बोलता है भाई हमारी टेंडेंसी तो वही है इलेक्ट्रॉन लूज करवाने की, ये करा फिर ये करा फिर ये, ऐसे चलते चले बेटा, ये आ गया फिर ये आ गया। देखिए एक एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहा है। क्या करवा रहा है बेटा? एक एक एटम आपके इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहा है। वेरी गुड सर। बेटा एक चीज आपको समझ में आ रही, नहीं आ रही तो मैं समझा देता हूं। बेटा ये जो ई का माइनस है, इलेक्ट्रॉन जो है, ये आप ध्यान से देखिए, ठीक से देखिए, ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है बेटा, ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, और ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये वाला एटम मेटल का, ये वाला एटम मेटल का, ये दोनों को पकड़ के रखने वाला काम किसका है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का है बेटा। मतलब अगर इसको हम जूम करके देखें तो हमको ऐसे दिखता है, लेकिन एक्चुअल में होता कैसा है? देखो ये एक आपका मेटल का एटम और ये एक आपके मेटल का एटम। बेटा इस मेटल के एटम का न्यूक्लियाई, इसके मेटल के एटम की न्यूक्लियाई, इसको ए बोलो इसको ए बोलो, दोनों सेम थे ना। और इन दोनों की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को जोड़ दो बेटा, आपको क्या आएगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मतलब आप इसको तो बॉन्ड भी बोल सकते हो। और ये बॉन्ड किसके बीच में बना? दोनों के दोनों एटम कैसे थे भाई? भाई ये भी मेरा मेटल था, ये भी मेरा मेटल है, मतलब डिस्टेंस ए ए इज कॉल्ड एज ए मेटालिक बॉन्ड। सर इस मेटालिक बॉन्ड को आप अब तक ऐसा कुछ बोलते आए? हाँ बेटा आप अभी भी उसको ऐसा ही बोलना। क्या? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दो मेटल के बीच में आ गया तो मेटालिक बॉन्ड। तो बेटा इस मेटालिक बॉन्ड का मुझे मेटालिक रेडियस होना, भाई कितना आसान है, आप ही सोचो कितना आसान है। क्या? ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को यहां से आधा कर लो, मेटालिक रेडियस उठा लो। तो मेटालिक रेडियस इज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम विच आर मेटालिकली बॉन्डेड। तो ये करा लो, आपको मेटालिक रेडियस आ गया। बेटा एक खास बात यहाँ पे ये भी सीखना है, मैं बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट अप टू हियर। ठीक है, स्क्रीनशॉट अप टू हियर बेटा। ले लिया? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने मेटालिक रेडियस बताया है, इसको मिटा दो, मेटल की शीट जूम करके देखो, आपको ऐसा दिखेगा। दिस इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। मतलब बेटा आप थोड़ा सोचो अच्छे से, ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ये पूरी इलेक्ट्रॉन की सी है, मतलब पूरा पानी इलेक्ट्रॉन है, और उस पानी में ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे 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 तैर रहे हैं। और जब तैरते हैं उनकी डिस्टेंस सेम होती है बेटा, आगे पीछे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये इन सबको पकड़ के रखा है ना, ऐसा। तो ये ऐसा 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 घूम रहा है और डिस्टेंस सेम है। तो ऐसा बोला गया है इसकी तो साइज बहुत छोटी होती है भाई। हाँ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब इन दोनों को कैसे कंसिडर किए? ये दोनों एग्जैक्टली पास पास में, इतने पास है कि अंदर नहीं गए और बाहर भी नहीं है, बट दे आर टचिंग टू ईच अदर। है टचिंग टू ईच अदर मतलब क्या हो गया? ये डिस्टेंस को हमने बोला इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस दो मेटल के बीच में बना था, कॉल्ड एज ए व्हाट? मेटालिक बॉन्ड। हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू मेटालिकली बॉन्डेड एटम आर कॉल्ड एज ए मेटालिक रेडियस। तो डेफिनेशन चढ़ा दो बेटा। व्हाट इज द मेटालिक रेडियस? इट इज द, लिख दूं मैं, व्हाट इज द मेटालिक रेडियस? इट इज द हाफ ऑफ, हाफ है ना, आधा की है, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटालिक बॉन्डेड एटम्स, राइट। मतलब और एक खास बात इसमें बेटा, यहां पर अगर आप एक्चुअल रेडियस उस मेटल की देखो और उसको आपने मेटालिक रेडियस से कंपेयर करो, तो आपको ये कोई बताएगा नहीं, लेकिन सुधीर सर जरूर बताएंगे भाई कि एक्चुअल रेडियस इज एग्जैक्टली इक्वल टू मेटालिक रेडियस।
कोवेलेंट में क्या था सर मालूम? एक्चुअल रेडियस कोवेलेंट से बढ़ के थी। क्यों? क्योंकि जब एटम वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जाएगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कराएगा और दूसरे एटम के अंदर घुस जाएगा, तो उसकी एक्चुअल साइज से साइज कम हो जाएगी। कोवेलेंट रेडियस और एक्चुअल रेडियस में एक्चुअल रेडियस बड़ी थी कोवेलेंट से। और यहाँ देखो भाई, अपनी एटॉमिक एक्चुअल रेडियस और मेटालिक रेडियस में दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि कोई अंदर भी नहीं गया बाहर भी नहीं, एग्जैक्टली उतना है। हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेके हमने ये निकाल दिए हैं। अब हमको एनसीईआरटी में ये भी बोला गया है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो पढ़ो बेटा, नहीं पढ़ते हो तो पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि नीट का सीट, मेडिसिन का सीट, आईआईटी का सीट एनसीईआरटी ही डिसाइड करता है, सुधीर से डिसाइड नहीं करेंगे बेटा। तो अब देखिए एनसीईआरटी कहता है, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है और ध्यान से मैं लिख के भी दे रहा हूं, metallic radius is also called as crystal radius। क्यों मालूम? क्योंकि ये मेटालिक रेडियस जहां पर लैटिस में देखा जाता है ना, उसको क्रिस्टल लैटिस कंसीडर करते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए क्रिस्टल रेडियस। कंफ्यूज नहीं होना है, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट यहां तक। तो इसका एक एग्जांपल भी देख लो बेटा। एग्जांपल, डिस्टेंस बिटवीन टू पोटेशियम एटम। सर पोटेशियम तो मेटल है, हाँ। डिस्टेंस बिटवीन टू पोटेशियम एटम इज 2.80 एंगस्ट्रॉम। then metallic radius of potassium atom is equal to, इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी थी? 2.80 बाय 2 करा लो, 1.40 एंगस्ट्रॉम is the metallic radius of a potassium। चलो बेटा यहां तक किसी को डाउट है? देख लो एक बार, मैंने कोवेलेंट भी करा लिया, मेटालिक भी करा लिया। कोवेलेंट में केस 1 भी करा लिए, केस 2 भी करा लिए, और मेटालिक में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी करा दिया। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका।